अब उसके पश्चात आगे आता है, वो है एक प्रयोग आपने किया, फिर गीत है। प्रेरणाप्रद गीत हमेशा बच्चों को उत्साही बनाता है, बड़ों को भी एक नई ऊर्जा का संचार करता है। तो गीतों को जरूर जोड़ना चाहिए। गीत कैसे हो? गीत भजन भी हो सकता है, राष्ट्रभक्ति के गीत हो सकते हैं, है ना। श्रृंगार रस के गीतों से बचिएगा बच्चों के बीच। आजकल उसकी बाढ़ आ रही है, और बाढ़ क्या आ रही है, मैं उसको रोग लगना कहती हूँ। सबको रोगी बनाया जा रहा है श्रृंगार रस के गीतों के माध्यम से। उससे अपने बच्चों को बचाइए। कल भी इस संबंध में कुछ चर्चा हुई थी, उसको ध्यान रखने की आवश्यकता है। एज ए टीचर, एज ए आचार्य, ये बहुत गंभीरता होनी चाहिए इस बात में। तो गीतों में इसमें भी गीत दिया हुआ है। एनएसएस में बहुत सारे गीत हैं, आपके एनएसएस एनसीसी सब होगा, है ना। राष्ट्रभक्ति के गीतों की भक्ति भरमार है। इसमें भी इतने गीत हैं, और शानदार शानदार गीत, इसमें इतने अद्भुत गीत हैं। ये गीत जो है, ये युग निर्माण योजना में जो प्रज्ञा गीत कहे जाते हैं, प्रज्ञा मतलब बुद्धि उच्चिष्ट। जैसे बच्चों का एक गीत गा के सुनाऊंगी आप, अब बच्चों के बीच में गाने का है, आप लोग गाइएगा साथ। कोई बात नहीं। तो गीत ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को रस आए। एक दूसरी बात, बच्चे उसको दोहरा लें। बहुत कठिन गीत नहीं गाने। कुछ भी गीत नहीं आता है तो आप हम होंगे कामयाब ये भी गा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। पर गीत ऐसा होना चाहिए जो अर्थपूर्ण हो, उन्हें समझ में आए, वो स्वयं दोहरा लें, और एक समय के बाद उनको याद भी हो जाए। और उनको यदि कहें कि बेटा जो सिखाया हो गा के बताओ, तो आप वो गा के बता भी दें। इस प्रकार से ये गीत होना चाहिए। बच्चों के लिए गाया जाने वाला गीत है वो। ओ सपूतों भारत की तकदीर, ओ सपूतों भारत की तकदीर बना दो, ओ सपूतों भारत की तकदीर बना दो। ओ
ऋषियों की संतान है, दुनिया को दिखा दो। बोले भारत माता की जय। तो आप गीत भी जब गाएंगे ना तो वही बॉडी लैंग्वेज बच्चों के सामने बहुत अर्थ रखता है। एक्शन के साथ बोलिए, ऐसा लगे कि आप बच्चों के भीतर घुस पड़े हैं, आप उनसे बातें कर रहे हैं, आपकी आंखें उनके भीतर में जाए, लगे कि मैं ऋषियों की संतान, मुझसे कहा जा रहा है, मुझे ये अपील की जा रही है कि आओ ना उनके बच्चों के। सारे गीत इसी प्रकार से अर्थपूर्ण इस किताब में जो है सारे गीत अर्थपूर्ण। तो एक तो मनोरंजनात्मक तरीका होता है कि मनोरंजन कर लिया, हाँ वो हो गया, लोगों को अच्छा लग गया, लेकिन उससे आगे बढ़ करके मनोरंजन तो बहुत छोटी सी बात है, उसके भीतर इतनी शिक्षा भरी हुई रहती है, उसके भीतर में इतनी नैतिकता भरी हुई होती है कि उसकी, अब मैं अपना अनुभव बताऊं, ऐसे गीतों को सुन करके हम लोगों के बाजुएं फड़क जाते थे जब हम ऐसे 25-28 साल के थे तो, और वही सुन करके ऐसा हो गए। ये सुन करके ही बातों को, गीतों को सुन करके ही ऐसे हो गए। और मेरे ख्याल से सारे लोग ऐसे हो गए हैं जिस प्रकार के लोग दिखाई दे रहे हैं आपको, और भगवान करे आप भी हो जाओ। अब इसी में सार्थकता है जिंदगी की, इसी में सार्थकता। तो ये तरीका है गीतों को प्रस्तुत करने का। गीत क्यों प्रस्तुत करेंगे? एक तो छोटे बच्चे हैं, एकदम एक रस्ता उत्पन्न हो जाती है, बहुत देर तक फिर बोरिंग भी होते हैं थोड़ा सा, तो गीतों से क्या है, थोड़ा सा उनमें चेंज आ जाता है और कुछ भाव बदल जाते हैं, नया उत्साह आ जाता है। तो गीत तो हमारे आचार्यों को आना ही चाहिए, गीत हमारे आचार्यों को आना ही चाहिए, है ना। फिल्मी गीत नहीं गाने हैं, फिल्मी गीतों में भी आजकल पीओ करके देशभक्ति का है बोलते हैं, लेकिन उसका बेढंगा स्वरूप रहता है। वो जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में वगैरह में दिखता है तो वो हमें तो पसंद नहीं आता, वो अनुकरणीय नहीं लगता। हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं, वो शानदार शानदार गीत, आप उनमें से लीजिए और उसको सीखिए। कैसे सीखेंगे? सारा मटेरियल तैयार है, किस गीत को किस लय के साथ गाया जाता है आपको मोबाइल में डाल करके दे दिया जाएगा, आप अपनी ट्रेनिंग खुद कर लीजिए। सारे साधन सुविधाएं सब कुछ उपलब्ध है, इसी लैपटॉप में भरा हुआ सब आपको आपके मोबाइल में डाल करके दिया जा सकता है। आप उसको सीख लीजिए, कम से कम 8-10 गीत तो अच्छे अच्छे गीत आने चाहिए। आप थे बड़ा काम किया था ना समाज के लिए, इसलिए याद है। तो आप चाहते हैं कि आपको भी लोग याद रखें कि नहीं चाहते? चाहते हैं। तो जब चाहते हैं तो बेटा एक विशेष तरीके से जन्मदिन मनाएंगे यार। आप लोग को राजकुमारों की तरह शुभकामना मिलेगी सबकी, और आप एक नया संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये आरंभिक बात थोड़ी सी करिए। अब दूसरी बात जीवन के संबंध में, बेटा आप लोगों ने विचार किया है कि देखो हम लोग इंसान हैं, मनुष्य हैं, कितने सुंदर सुंदर आपके मम्मी पापा हैं, आप हो कितना सुंदर आपने कपड़ा पहन रखा है, जूते हैं, पढ़ने के लिए स्कूल है, इतने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं आपके पास में, और किसी के पास में, कुत्तों के पास में, बिल्ली के पास में, कीड़े मकोड़ों के पास में, और दूसरे पशुओं के पास में से मम्मी पापा, स्कूल, टीचर्स और ऐसे साधन सुविधाएं है क्या? है किसी के पास? किसी के पास नहीं है, केवल आपके पास है। तो आपका जीवन बड़ा महान है कि नहीं है? है ना, कीमती है ना। लेकिन अगर उस कीमती जीवन की कीमत हमने नहीं समझी और उल्टा सीधा उठपटांग करके तो यदि हमने अपने जीवन का कोई महत्व नहीं समझा तब फिर क्या होगा? आपको ध्यान है बच्चों, कितने सारे लोग तो जेल में बंद रहते हैं गलत काम करके, उनका सारा जीवन जेल में बीत जाता है, उनकी जवानी भी उनका बुढ़ापा भी। आपने सुना होगा, है ना, लोग चोरी करते हैं, हत्या करते हैं, अनर्गल काम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप लोग तो अच्छे बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ने आते हैं प्रतिदिन, ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने में रुचि भी नहीं है और पढ़ाई लिखाई करने के बजाय खेल कूद करके अपना सारा समय व्यतीत कर देते हैं। और जब बड़े होते हैं तो उनको क्या करना पड़ता है? मांग मांग कर खाना पड़ता है, आजीविका के लिए कोई साधन नहीं होता, उनके कोई मित्र भी नहीं होते, माता पिता भी उनको पसंद नहीं करते, भाई बहन भी पसंद नहीं करते,
बताइए, ऐसा जीवन जीना चाहेंगे आप भविष्य में? नहीं ना? आपको तो सबके लाडले और आंखों के तारे और राजकुमार के समान सम्मान पाना है। पाना है कि नहीं पाना है? पाना है। इसी बात को बोध कराने के लिए हमारा जन्मदिन प्रतिवर्ष आता है। तो हमें ये बनना है। आज आपका जन्मदिन है, रानू का दीप्ति का जन्मदिन है, तो आज रानू, दीप्ति, दीपक, ये बिटिया और ये बेटा, ये हमारे छात्र साथी, भैया, दीदी, ये कुछ अच्छा संकल्प करेंगे आज उनका जन्मदिन है तो, ठीक है? तो हम सब लोग उनको क्या देंगे? शुभकामना देंगे। गिफ्ट लेके आए कि दिन के लिए? गिफ्ट लेके आए हैं? नहीं लेके आए? अरे गिफ्ट माने वो नहीं कि चमचमाता हुआ कोई एक बड़ा सा पैकेट लेकर के आए। गिफ्ट का मतलब होता है अपनी सद्भावना, शुभकामना, सबसे बड़ा गिफ्ट होता है। ये देना है अपने दोस्त को, ठीक है? तो क्या करेंगे? चलिए स्टार्ट करते हैं। डेमो के लिए एक बना जाइए जिनका जन्मदिन बनाना है। कितना जन्मदिन बनाना चाहते हैं? एक बच्चे को जब आप ट्रेनिंग करेंगे तो एक बच्चे को बुला लें। आइए फटाफट आइए, स्वेच्छा से। वो अपने मन से आएंगे, भाई लोग अपने मन से आज किसी का हो ये तो है। चलिए भाई, पार्वती दीदी का जन्मदिन, ताली बजाकर उनका स्वागत करिए। तो सबसे पहले पार्वती जी को तिलक करेंगे। तिलक का मतलब होता है उनका सम्मान करना, कि जीवन में उत्कृष्ट काम करे, इसके लिए तिलक किया जाता है। आइए। ओम चंद्रस्य महात्मन्यं पवित्रं पापनाशनम आपदाम हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। चला हुआ। अच्छा, इसकी तैयारी कर लेंगे। हाथ में जो रक्षा सूत्र बांधा जाता है ना, रख लेंगे और रक्षा सूत्र बंधवाएंगे। रक्षा सूत्र क्यों बांधा जाता है? रक्षा सूत्र ये हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये संकल्प सूत्र है, व्रत बंध है कि कुछ व्रत लेते हैं, कुछ अच्छा काम करेंगे, अपने जिंदगी के वृक्ष में कुछ नए संकल्प धारण करेंगे, उसके लिए तो उनको फटाफट संकल्प सूत्र बांधते हैं। और तीसरी बात, अब इन्वाइट करेंगे किनको? जिस गुरु को, जिस देवता को, जिस भगवान को, जो सूक्ष्म शक्तियां जो सूक्ष्म रूप में उपस्थित रहती है, उनको आह्वान करते हैं। तो चलिए आप अपने अपने गुरु जी का ध्यान कीजिए और गुरु मंत्र बोलते हैं। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो हमने सदगुरुदेव जी को आह्वान किया, जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों के माध्यम से उनके जीवन को उज्जवल बनाएंगे, उनको शुभकामनाएं देंगे, उनको मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। और अब पार्वती बहन अपना जीवन दीप प्रज्वलित करेंगी। जीवन को प्रकाशित होना चाहिए और प्रकाश का प्रतिरूप है दीपक। तो आइए एक दीप, जीवन दीप जलाएंगे और सरस्वती माता के चरणों में सूक्ष्म शक्ति जो विद्यमान उनके चरणों में समर्पित करेंगी। आइए दीप प्रज्वलित करिए। ओम अग्निनय सुपधाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोधस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां तेन मुक्तिं विधेम। से आचमन कर देते हैं, होगा तो अच्छा। आपको कोई मंत्र नहीं आएगा तो एक गायत्री मंत्र आता है, सार्वभौम मंत्र है, वो कर सकते हैं। या कुछ भी नहीं आएगा तो आपको जो आता है वो बोलिए, बिना बोले कर दीजिए, ठीक है? इतना तो कर सकते हैं। हाँ, आइए अब जैसे सरस्वती माता की अपन पूजा अर्चना करते हैं उस प्रकार से प्रतीकात्मक पूजा अर्चना करके भाव भरे कर दें। ओम शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं भयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्।
समर्पित कर दिया। सब तालियां बजाइए पार्वती जी के लिए, आज इसका जन्मदिन है। अब अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्वती जी कोई एक सत्प्रवृत्तियों को ग्रहण करने का संकल्प लेंगी और एक दुष्प्रवृत्ति मतलब कोई बुरी आदत होगी तो उनको छोड़ने का संकल्प करेंगे। और दूसरी बात, आप हम जितने लोग हैं सारे लोग पार्वती जी के जन्मदिन के अवसर पर स्वयं भी संकल्पित होंगे कि नहीं होंगे? जवाब चाहिए, होंगे। तो पार्वती जी अपने आप को बच्चा समझ लीजिए, छोटे बच्चे रहते हैं तो देखिए क्या करते हैं बच्चे लोग, वही पढ़ने के टाइम पर तो खेलने जाते हैं, खेलने के टाइम पर सोते हैं, दुनिया भर की लंदन बातें करते हैं, माता पिता से झगड़ पड़ते हैं, मित्रों के साथ लड़ाई करते हैं, जोर जोर से बातें करते हैं। तो ये सब गलत आदतें होती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो इन आदतों में से कम एक बुरी आदत को त्यागने के लिए संकल्प लेंगे और घोषणा करेंगे कि आज से मैं ये गलत काम नहीं करूंगी, अभ्यास करूंगी कि मैं इसको छोड़ूंगा। और दूसरी बात, कोई अच्छी आदत का ग्रहण करेंगे। अच्छी आदतें कौन सी? नित्य प्रति अपने माता पिता को संस्पर्श करना, प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व सोकर उठना। अब 8 बजे तक सोते रहते होंगे तो नहीं, बुद्धिमान बनना है तो early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise। ये जानते हैं ना? तो धनवान, बुद्धिमान, ज्ञानवान और हेल्दी बनने के लिए सवेरे जल्दी उठना चाहिए। तो बेटा कम से कम एक आप ये ले सकते हैं, अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक पेड़ जरूर लगाना है और उनको पाल पोष करके बड़ा करना है, ये किया जा सकता है। आप अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में नित्य प्रति ध्यान करने का, मेडिटेशन करने का, 10 मिनट मेडिटेशन करने का संकल्प लीजिए। आप गायत्री मंत्र का लेखन कर सकते हैं, है ना? इतने सारी अच्छाइयां हैं। नित्य प्रति अपना पाठ याद करने के लिए आप प्रतिदिन होमवर्क नहीं करती होंगी, तो प्रतिदिन आपको होमवर्क टाइम से करना है और अपने गुरुजनों का सम्मान करना है। इतनी सारी अच्छाइयों में से एक अच्छाई कम से कम आपको ग्रहण करना है और घोषणा करनी है कि आज से मैं ये गलत आदत छोड़ूंगी और ये अच्छी आदत को स्वीकार कर दी, संकल्प ले दी। इस प्रकार बोलेंगे। अब बच्चे को माइक पकड़ा दीजिए, बोलेगा जी। सभी को मेरा प्रणाम। मैं सुबह से मेरी खाना खाने की आदत नहीं है। आज से मैं संकल्प लेती हूँ, क्योंकि दोपहर में ही मैं सीधा रोटी खाती हूँ, तो आज से संकल्प लेती हूँ कि सुबह 8 से 9 के बीच में नाश्ता करूंगी, चाहे 1 रोटी हो चाहे आधा रोटी हो। बहुत अच्छा, आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का आपने परिचय दिया, ठीक है। और ये बुराई छोड़ा खाती नहीं, अच्छाई ग्रहण करने के लिए ध्यान मैं नहीं करती थी, आज पहली बार ध्यान की हूँ। तो ये अच्छाई मैं अपने घर में भी अपने परिवार वालों को भी बताऊंगी और आज मैं अपने जन्मदिन के इस उपलक्ष्य में सभी लोगों को ध्यान के लिए प्रेरित करूंगी और खुद भी ध्यान करूंगी। बहुत और इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में सारे बच्चे लोग क्या संकल्प करेंगे? ध्यान करेंगे। कितने लोग ध्यान करेंगे? हाथ उठा के बताइए। ईमानदार, यहाँ कोई प्रेशर नहीं। अच्छा, आप लोगों को देख करके तो नहीं हाथ उठा। कितने लोग करेंगे ध्यान? कल काफी लंबा चौड़ा विश्लेषण हुआ है ध्यान के बारे में। करेंगे ध्यान करेंगे। सबके लिए तालियां बजाएं। बहुत अच्छा। और आज हम पार्वती जी को देखिए, इतना अच्छा काम, आज उनका जन्मदिन है तो उनका तो आप छोटा स्पीकर रख सकते हैं, छोटी किताब रख सकते हैं और छोटी किताब रख सकते हैं। रुक जाइए एक्शन के साथ। तो पार्वती जी को उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में युवऋषि की ओर से, है ना, एक गिफ्ट कर रहे हैं। आप उन किताब को पढ़िएगा और खड़े हो जाएंगे। उसको
उसको पढ़ करके अपना जीवन उज्जवल बनाइएगा आशीर्वचन के साथ। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। जी जन्मदिन संपन्न हुआ, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, बड़ी शुभकामना। इस तरह से सब लोग बधाइयाँ देंगे और जब फूलों की वर्षा करते हैं ना तो आचार्य लोग तो फूलों की वर्षा करेंगे इधर से खड़े होकर के, बाकी सारे बच्चों को आप खड़े करा देंगे। उसमें 2-3 बातें बतानी है आपको। एक तो जो ये गिफ्ट का रोग लगा हुआ है ना, किसी भी बच्चे का जन्मदिन जब होता है तो बच्चों में अनकॉन्शियस ये बात आ जाती है मुझे गिफ्ट में क्या मिलने वाला है। यहाँ तक कि बच्चा इतना उतावला होता है कि जो उनके घर आते हैं मेरे लिए क्या लाए ऐसा बोल देता है, नहीं भी बोलता है तो मन के भीतर उसके मन में लालसा है। इस चीज को तोड़ना है और तोड़ करके आप उनको ये बताइए कि बेटा आज तुम्हारा जन्मदिन है, आप दूसरों को क्या देने वाले हो। लेने की नहीं, देने की प्रवृत्ति को उकसाइए। आपके पास जेब खर्च के लिए जो पैसे इकट्ठे होते रहेंगे उस पैसे से आप किसी और बच्चे को खाना खिला सकते हैं, किसी को आप फीस जमा करवा सकते हैं, किसी को कुछ और गिफ्ट कर सकते हैं अपने जन्मदिन उसमें। ये ठंड का मौसम है, किसी को स्वेटर मोजा खरीद करके दे सकते हैं, है ना। उनकी बस्ती में जाकर के आप जन्मदिन सेलिब्रेट कर सकते हैं, उनको एक पौधा गिफ्ट में दे सकते हैं। हम लोग जब देते हैं किसी को तो पौधा दीजिए, किताबें दीजिए। ये जो आजकल का जो ट्रेंड है बहुत ही खराब ट्रेंड हो गया है। और खासकर अब दूसरी बातें कर रही हूँ, ये जो केक खाते हैं, इस बात को मैं खुल के कहती हूँ, आपको पसंद आए चाहे ना, मैं तो बोलूंगी इस बात को, जो सत्य है वो बोलूंगी। केक संस्कृति जो है, मैं केक के विरोध में नहीं हूँ। डिश है केक अपने आप में, जिनको अच्छा लगता है खाते हैं, हम भी बनाते हैं खाते हैं। लेकिन केक काटना जन्मदिन में जरूरी क्यों है? केक काटने की संस्कृति क्या है? ये काटने की संस्कृति क्या चीज होती है? आपने कभी क्वेश्चन किया, विचार किया? हम लोग बुद्धिजीवी वर्ग के, हम लोगों को हर चीज में क्या क्यों कैसे विचार करना चाहिए? कोई विचार नहीं किया। मैं बताती हूँ, विदेशों में केक बनता है क्योंकि वहां पर रसगुल्ले, गुलाब जामुन जैसे 3600 प्रकार के पकवान वहां होते नहीं है। अब केक को काटेंगे नहीं तो खाएंगे, खिलाएंगे कैसे? काटेंगे तभी तो खाएंगे, खिलाएंगे चीज बना के। हमारे यहाँ तो वो बात ही नहीं। और आपने व्हाट्सएप में काफी कुछ देखा होगा। अब काटना ही है तो मैं कहती हूँ कि आप हलवा बना लीजिए और केक की तरह चौकठा कर लीजिए, उसको काट दीजिए, वो कट जाएगा। नहीं कट जाएगा, आसानी से कटेगा और हमारी गरिमा, संस्कृति की गरिमा भी बनी रहेगी। केक बनाइए, बुलाइए, काटिए भी, खिलाइए भी, लेकिन वो जो रस्म होता है ना, केक काटना नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वो मजबूर करेगा। जिसके पास कोई इस प्रकार की कोई विचार सोच नहीं विचार, तो नई स्थापना अगर कोई करेगा तो बुद्धिजीवी वर्ग ही नई स्थापनाएं करेगा। इसलिए हमारा आपका काम, मेरा निवेदन, इस प्रकार की चीजों को हम महत्व दें और अपने घर में भी बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं तो बच्चों में एक नई स्थापना करने को प्रेरित करें। देने के लिए उकसाएं उनको, लेने के लिए न उकसाएं, उसे भिन्न तरीके से उसको करें। पिकनिक पे ले जाए बाहर बच्चे को, घर में ऐसा वाला सेलिब्रेशन करने की बजाय। उसी प्रकार से ठीक है, दिसंबर का महीना है, ये नया साल आ रहा है, बाल संस्कार साल भी तो नया साल मनाएंगे। हाँ, मना नहीं पड़ेगा क्योंकि सारा सब सेलिब्रेशन करते हैं। महापुरुषों की जयंती है, पर्व त्योहार है, जितने भी सब सेलिब्रेट किया जाता है। तो नवीन वर्ष को भी सेलिब्रेट करेंगे तो कैसे करेंगे? रात भर जाग करके, आधी रात को 12 बजे पटाखा फोड़ करके जैसे जन्मदिन मनाते हैं उस प्रकार। ये जो अंधानुकरण करके, नाक में पट्टी बांध करके, जिसका क्या क्यों कैसे का कोई जवाब नहीं है, उस प्रकार की चीजों को उठा करके फेंक देना चाहिए, जड़ से काट देना चाहिए। ये काम जो है ये बुद्धिजीवियों का है, ये शिक्षकों का है। जब भी कोई नया परिवर्तन हुआ, जब भी कोई नई स्थापनाएं हुई, उसमें शिक्षक आगे आए, बुद्धिजीवी करने वाला वर्ग आगे आए। अगर वही अंधानुकरण करने लग जाए तो फिर इस संसार को कौन बचाएगा? पीढ़ियों को कौन सहेजेगा? इस बात को हम लोग बहुत गहराई से विचार करते हैं। धन्यवाद, सुने इसके लिए। अब आगे की बात है चतुर्थ कालखंड। कर दिए ना, शुभकामना। देखिए क्या होता है, जन्मदिन का गीत गा सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, 1 घंटा लगा सकते हैं क्या? पहले डिसीजन लीजिए, 10 मिनट में मनाना है, 1 घंटे में मनाना है। 10 मिनट में गीत नहीं गा सकते, 10 मिनट में गीत नहीं गा सकते।
4 लाइन गाया जा सकता है। तो 4 लाइन वही बात है ना, जितनी बातें अभी हुई वो जरूरी कि नहीं, बच्चों को सिखाना समझाना जरूरी कि नहीं। अब आप कैलकुलेशन करें कितने मिनट हो गए। 2 तरह की बात होती है, मेरी इच्छा क्या क्या करने की हो रही है, क्या क्या कर डालूं, एक ये होता है। दूसरा, समय सीमा को ध्यान में रखते हुए अनिवार्य बातें कौन सी की जानी चाहिए, ये दूसरी बात है। आप दोनों के बीच का रास्ता निकाल सकते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन गीतों के माध्यम से जो किया जाना मनोरंजन है, वो लास्ट में भी कर सकते हैं छुट्टी होते समय। चलो भाई सेलिब्रेट करेंगे, आज पार्वती का जन्म था, हम लोगों ने गीत नहीं गाया था, चलिए गीत गा करके उनको बधाई दे दें, उस समय गा लीजिए। लेकिन बीच में करेंगे ना तो दिमाग में उत्सव धर्मी वो जो वातावरण है बन जाएगा, और फिर जो काम की बातें सभी इधर उधर हो जाएगी। आप उसके विज्ञान को समझिए, बोली समझ में आ रहा है, आप विज्ञान को समझिए, मनोविज्ञान को समझिए कि किस बातों से मानस कैसा होता है, किस बातों से मानस तुरंत कैसे ट्विस्ट हो जाता है, कहाँ की बात कहाँ निकल जाती है, दिमाग आपका इधर का उधर हो जाएगा। तो इस बातों से बचना है। उनके बोलने का मतलब है कि उनके ऊपर 4 अपने जो बड़े लोग रहेंगे खड़े हो जाएंगे और तो ऑफिसर्स लोगों को आचार्य महोदय जी, आदरणीय प्रोफेसर जी, आप आइए। यही खड़े होकर के कर सकते हैं। चलिए आप लोग एक मिनट फूल दे दीजिए। तो जो आचार्य वो खड़े हो जाएंगे और बाकी लोग भी खड़े हो जाते हैं और उनके ऊपर बरसात करते हैं। आइए पार्वती जी का जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनके ऊपर पुष्प की वर्षा करेंगे, शुभकामना करेंगे। ओम ब्रह्म कर्म हम बोलेंगे सुश्री पार्वती, आप बोलेंगे दीर्घायु हो दीर्घायु हो दीर्घायु। सुश्री पार्वती दीर्घायु दीर्घायु दीर्घायु। अब बोलेंगे प्रगतिशील। सुश्री पार्वती प्रगतिशील हो प्रगतिशील हो प्रगतिशील हो। अब बोलेंगे धर्मशील। सुश्री पार्वती धर्मशील हो धर्मशील हो धर्मशील हो। बहुत बहुत बधाइयाँ, जन्मदिन की अनेक शुभकामनाएं। आदरणीय डॉक्टर कुंती मैडम जी और यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षक साथियों, सादर अभिवादन, वंदे मातरम। साथियों, ये मेरे साथ जो आए हुए हैं इनको तो जानते होंगे, बहुत सारे साथी जानते होंगे, हो सकता है बहुत लोग नहीं जानते होंगे। जोहन नेताम हैं। मैंने इनको ये नहीं बताया था कि प्रशिक्षण किस विषय पर चल रहा है। मैंने कहा कि आज मंगलूर चलना है, रात में ही मैंने फ़ोन किया मंगलूर चलना है, ट्रेनिंग चल रहा है। और ये रास्ते में पूछे भी कि किस विषय पर चल रहा है। मैं कहा चलो नहीं यार, वहाँ देख लेंगे, सुन लेंगे, है ना। ये है कि प्रशिक्षण हो रहा है। यहाँ आने के बाद बोले सर प्रशिक्षण तो गजब का हो रहा है, गजब का हो रहा है प्रशिक्षण। तो मैं कहा कि गजब का हो रहा है तो इसका विस्तार किया जाए, है ना। तो तुरंत हम लोगों ने प्लान किया कि हमारे यहाँ जो डीएड के 200 बच्चे हैं, डीएड के स्टूडेंट्स, उनके लिए भी हम लोग आयोजित करेंगे। इसलिए जरूरी है साथियों, और ये प्लान इसलिए कि हम लोग सभी शिक्षक हैं, हम लोग सभी शिक्षक हैं। और शिक्षक हैं तो वो चाणक्य का जो कथन है कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। प्रलय और निर्माण 2 शब्द है। प्रलय और निर्माण, निर्माण के बारे में तो हम बहुत बात करते हैं, मतलब शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। लेकिन प्रलय कैसे कि एक शिक्षक के गलत आचरण से, एक शिक्षक के अभी किताब में पढ़ रहा था, एक व्यक्ति के बारे में है उसमें कि एक व्यक्ति हमारे समाज में यदि गलत आचरण से जीता है तो उससे सैकड़ों लोग प्रभावित होते हैं। और ना केवल सैकड़ों लोग बल्कि हजारों लाखों। महाभारत का उदाहरण हमारे सामने है, महाभारत का उदाहरण हमारे सामने है। और हम लोग शिक्षक हैं, तो शिक्षक का आचरण वहां के बच्चों की जिंदगी को बना सकता है, निर्माण कर सकता है, वहीं उनके जिंदगी को बर्बाद भी कर सकता है। इसलिए शिक्षक को राष्ट्र का निर्माता कहा गया है। और इसलिए हम लोगों ने
आदरणीय कमल भाई को मैं धन्यवाद देता हूँ, सोनकर जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। जितना मैं धन्यवाद दूं उतना ही कम है कि इन्होंने प्रस्ताव रखा और मैं कहा कि कमल आप जो है आलतू फालतू का आप प्रस्ताव नहीं रखते, मुझे क्या करना है बताइए। बोले कि सर आपके यहाँ से एक आदेश निकल जाता। मैंने कहा बिल्कुल निकल जाएगा, और उसकी सूचना मैंने सब जगह दे दी, कलेक्टर को, डीओ को, डीएमसी को, आपके सीआरडी डायरेक्टर को, मालूम। तो ये एक्चुअल में इनिशिएटिव लेना, ये पहल करना। उन्होंने एक अभी ये लोग गए हुए थे सोनकर जी और रुपेश सोनी की, सर हम लोग गांव में बेहतर करना चाहते हैं, स्कूल को बेहतर करना चाहते हैं। मैंने कहा कीजिए, हमारी तरफ से जो सपोर्ट चाहिए, हमारी तरफ से जो सहयोग चाहिए बिल्कुल हम लोग करेंगे। चाहे पब्लिक से बात करने की बात हो, टीचर से बातचीत करने की बात हो, चाहे वो दिन में हो, रात्रि में हो, छुट्टी के दिन हो, वर्किंग डे में हो। आज हमारी छुट्टी है, हम चाहते तो घर में बैठे रहते। तो वो महत्वपूर्ण नहीं है कि हम छुट्टी का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। महत्वपूर्ण ये है कि कोई कंस्ट्रक्टिविज्म के लिए काम कर रहा है, रचनात्मकता के लिए कोई काम कर रहा है, उनके बीच हम जाएं और उनसे बातचीत करें तो हमको बड़ा अच्छा लगता है। तो और मैंने देखा भी है कि एक शिक्षक क्या कर सकता है। मैं एक उदाहरण, रियल उदाहरण बता रहा हूं। मैं 2008 में 22 लोगों की टीम को लेकर के मैं गुजरात गया था, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को समझने के लिए गुजरात में। तो गांधीनगर जो राज्य का कैपिटल प्लेस है, वहां से 22 किलोमीटर दूर एक गांव है छोटा सा, राजपुर एक गांव है, मूलतः बेसिकली आदिवासियों का गांव है वो। तो वहां एक बिंदु बेन, एक मैडम की पोस्टिंग हुई, बिंदु बेन। तो 22 किलोमीटर दूर से पहले जाना आना करती थी। उन्होंने बहुत वहां के लोगों से मांग की कि मुझको एक छोटा सा क्वार्टर दे दीजिए, मैं यहीं रहूंगी, क्योंकि आना जाना समय वेस्ट होता है और मैं बच्चों को मन लगा के पढ़ा नहीं पा रही हूँ। मतलब उनको ऐसा लगता था कि अपराध बोध, मैं बच्चों के साथ गलत कर रही हूँ। शुरू की सर्विस जोश बहुत रहता है शुरू में, है ना। यदि उनके पेट थपथपाने वाले कोई मिल जाए तो टीचर जिंदगी भर वो काम करता है। नहीं तो आपके हमारे सिस्टम में ठीक उल्टा है कि कोई जो गलत काम करते हैं ना, अरे यार इससे क्या मिल जाएगा यार, ये निगेटिविटी। अभी उदाहरण दे रही थी ना मैडम, उदाहरण टार्च का एग्जांपल दे रही थी। टार्च का तो कोई कितना भी कर ले, गोल सेट है, ये करना है मतलब करना है, विचलित नहीं होना है। तो यकीन नहीं करेंगे, वो मैडम बता रहे थे कि मुझको क्वार्टर नहीं दिया गया। तो और इस बीच में गांव, आजू बाजू का जो गांव था वो माल गुजारों का गांव था, वो लोग मुझको आकर के बधाई देते थे और ये कहते थे कि मैडम बहुत सही जगह में आपकी पोस्टिंग हुई है। यहाँ तो ऐसा है कि 7 दिन में एक बार आओ, कोई पूछने वाले नहीं है, सब आदिवासी हैं, अनपढ़ हैं, सब पीने खाने वाले हैं। तो उनको समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि टेंट हाउस से टेंट ला करके वो रहने लगी और बच्चों से बातचीत। उस गांव की समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि हर साल 10-20 लोग शराब पी करके, मलेरिया से, पीलिया से और अन्य बीमारियों से मरते थे, क्योंकि पूरा गांव पीने खाने और शराब के धंधे में लिप्त रहता। ठीक है, मैडम यही बात कर रही थी। देखो, कम्युनिकेशन आप जब कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं और डायरेक्ट यदि ये कह रहे हैं कि तुम शराब मत पियो, तुम पहले शराब छोड़ो, ये निगेटिविटी है। शराब डायरेक्ट यदि आप कहोगे ना कि तुम पहले शराब छोड़ दो तब तुमसे बातचीत होगी, ये गड़बड़ है। हम विभिन्न तरीकों से मुझ तक मैसेज भिजवाएं इनडायरेक्टली। तो मैडम ने कभी किसी पब्लिक को ये नहीं कहा कि शराब पीने क्या क्या नुकसान है। उन्होंने बच्चों को बढ़िया पढ़ाना शुरू किया, बढ़िया पढ़ाना शुरू किया और बच्चे जब बताने लगे और माता पिता से कहना शुरू किए कि शराब पीने से ये नुकसान है, पिताजी आपको नहीं पीना चाहिए, नशा करने से ये नुकसान है, वगैरह वगैरह। जब मैसेज गया वहां तक तो लोगों को लगा कि मैडम के साथ हम लोग बहुत बड़ा अन्याय किए हैं। और एक दिन गांव की बैठक रखे और पूरे लोग आए और मैडम से माफी मांगे, मैडम हम लोग आपको समझ नहीं पाए, हम लोग इतने मूर्ख लोग हैं कि आप दूर से हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए आई हुई हैं और एक अदना से क्वार्टर आपको हम नहीं दे पाए। तो उन्होंने क्या किया कि माफी मांगे और माफी मांग करके उन गांव के लोगों ने उनके लिए बांस की झोपड़ी तैयार की, शीशम पेड़ के पास वहीं बस्ती में। तो
और जब हम लोग गए थे तो वो कह रही थी कि सर मुझको 12 साल हुआ है, और वो गुजरात में पूरा जगह जगह जाकर के ट्रेनिंग देती हैं और कभी भी ताला नहीं लगाई आज तक। उस झोपड़ी में, मकान कहिए, झोपड़ी कहिए, महल कहिए, जो कहिए, जो वो गांव के लोगों द्वारा निर्मित है, उसमें कभी भी उन्होंने ताला नहीं लगाया। तो बिना ताला लगाए वो जब जाती थी ना, तो अड़ोस पड़ोस के लोग बोलते थे मैडम ताला लगाई नहीं है, चोरी हो जाएगा। तो बोले कौन चोरी कर लेगा, आप चोर हो क्या, मेरे अड़ोस पड़ोस के लोग चोर हैं क्या? नहीं मैडम, हम तो कोई दूसरे गांव के लोग आने जाने वाले, अरे दूसरे गांव के लोग आने जाने वाले चोरी करेंगे तो आप लोग कुछ नहीं करोगे क्या? अरे मैडम हम तो ऐसे बोल दिए थे, आप जाइए, हमारे रहते कोई। अब वो जब मैडम गई तो उसे घर की रखवाली, उनके मिस्टर वहीं सीई करके है, एक सेंटर फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन, उसमें वो डॉक्टर है, मतलब वैज्ञानिक है। तो इन्होंने गांव के लोगों से फिर बातचीत, अब जुड़ाव हो गया, तो गांव के लोग आते गए, बातचीत होती गई, ये सारा चीज होता गया। तो वो मैडम बता रही थी कि हर के हाथ में काम उन्होंने क्या क्या सिखाया, दूध पालन, शहद का उत्पादन, जड़ी बूटी का काम, ये सब हर के घर में काम आया। और वो कह रहे थे कि मेरे आने के बाद में उस गांव में एक भी नया शराबी पैदा नहीं हुआ, मेरे आने के बाद नया शराबी पैदा नहीं हुआ। और मोस्टली जो पी रहे थे, मैं दावा तो नहीं कर सकती, मोस्टली जो बहुत आदी थे वो 2-4 बचे होंगे, बाकी पूरे गांव के लोग छोड़ दिए। और गांव के लोगों ने फिर क्या तय किया कि ये जो स्कूल है ये 24 घंटा चलेगा, रात्रि में आपको यकीन नहीं होगा, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात तक वो स्कूल चलता है। वहां से निकला हुआ हर बच्चा वहां का टीचर भी होता है, विद्यार्थी भी होता है। अभी एनईपी 2020 में जो स्कूल को चेतना का केंद्र मान करके विकसित करने की बात की गई है, वो मैडम आज से 15-20 साल पहले वो उसको चेतना के केंद्र के रूप में डेवलप कर चुकी है। अभी एनईपी 2020 में है कि स्कूल का मैक्सिमम उपयोग समाज के लोग करें, समाज के लोगों को वहां से चेतना मिले। ये कब हो पाएगा? जब पब्लिक आम जनता स्कूल तक आएगी, आम जनता। और उसमें एक बात और कही गई है कि हर बालक को टीचर बनने की जरूरत है, हर बालक को टीचर बनने की जरूरत है। पहले ये प्रथा थी, जो घर में कहा गया है ना, माता को प्रथम गुरु और परिवार को प्रथम पाठशाला, बंद हो गया धीरे धीरे। बहुत अन्य कारण है, उसके बहुत सारे कारण हैं। अभी कह रहे थे ना, पश्चात का अंधानुकरण, पश्चात संस्कृति का अंधानुकरण, ये सबसे बढ़ के घातक है। तो हम लोग गए हुए थे, वहां बातचीत किए, 11 बजे 12 बजे रात तक थे। तो पूरा गांव बदल गया, पूरा गांव बदल गया, एक भी शराबी नहीं। पूरे जो वहां से निकले पास आउट, वो स्टूडेंट बनते थे, टीचर बनते थे। और यकीन नहीं करेंगे, वहां का स्कूल 1 नंबर का देखने लायक, सब टीचिंग लर्निंग मटेरियल से भरा हुआ, ये सारा चीज पूरा। हम उनकी झोपड़ी में बैठे हुए थे, तो ये बैद्यनाथ चंद्राकर जो गुरुद्वारे, ये भी आपके यहाँ से भी गए थे, आपके यहाँ से भी दीप नारायण साहू लोग गए थे साथ। तो उनका सवाल, मतलब हमारी जो टीम थी, उनका सवाल था कि मैडम के जरा बच्चे कितने हैं, थोड़ा पूछो करके। तो मैं पूछा उनको, निजी प्रश्न है मैडम, अन्यथा मत लेंगे। तो उनके मिस्टर उस समय अंदर थे, उन्होंने बुलाया और बुला करके दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा, बोले कि सर हम पति पत्नी ने निर्णय लिया है कि हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे। ये गांव के जो बच्चे हैं ना, ये हमारे बच्चे हैं। कमिटमेंट, प्रतिबद्धता कि टीचर क्या कर सकता है, ये टीचर बदलाव लाना चाहे तो क्या कर सकता है, मानो। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अभी मैडम एग्जांपल दे रही थी एपीजे अब्दुल कलाम का, है ना। एक्चुअल में इस महामानव थे, मतलब बच्चों को कैसे संस्कार। उन्होंने अदम्य साहस में एक सेंटेंस लिखा है, अदम्य साहस में उनकी किताब है, उसमें एक बात कही उन्होंने कि 5 साल तक किसी बच्चे को मुझको दे दो, 5 साल तक। मानो एनईपी में भी आप देखिए, एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी यही बातें कही गई हैं कि
उसका पूरा जो ड्राफ्ट है, प्राचीन अतीत कालीन गौरवशाली जो इतिहास था, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी विश्वविद्यालय में ये जो पढ़ाई होती थी, और हर उस समय तत्कालीन परिस्थिति में हर माँ बाप, गांव के जो बड़े बुजुर्ग होते थे, वो शिक्षकी दायित्व का निर्वहन करते थे। याद रखिए ना, आज बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े कॉलेज महंगी फीस दे करके बच्चों को केवल डिग्री बांट रहे हैं, केवल डिग्रियां मिल रही हैं, संस्कार खत्म हो रहा है। और बिना संस्कार के आप क्या हो रहा है रोज टीवी में देख रहे हैं, पेपर में देख रहे हैं, व्हाट्सएप में देख रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है साथियों। बिना संस्कार की शिक्षा युवा पीढ़ी के लिए काल बनती जा रही है। मैं तो अभी भी कहता हूँ, अभी भी मैं कई बार बोलता हूँ, कोई बहुत लर्नेड है, कोई लड़का बहुत लर्नेड है, 10 लाख 20 लाख के पैकेज में है ना, हम लोग बड़ा गर्व महसूस करते हैं। कोई हमारा बच्चा जब हैदराबाद जाता है, पुणे जाता है, बम्बई जाता है, बेंगलोर जाता है, कहाँ गया है, कितना कर रहा है, इतना रुपया पाता है नहीं, 10 लाख के पैकेज में है मेरा बेटा, 10 लाख के पैकेज में। 10 लाख के पैकेज में उस कंपनी ने तुम्हारे बेटे को खरीद लिया है बिगाड़ने के लिए। यदि वो 10 लाख भी कमाता है और व्यसन का आदी है, उससे बेहतर गांव का वो मेरा गरीब का बच्चा जो बेरोजगार है लेकिन संस्कार वाला है, मैं उसको मानता हूँ बेहतर नहीं। मैं मानता हूँ वहाँ हम पैसा दे करके बच्चों को बिगाड़ेंगे, कम से कम वो गांव की सेवा करेगा। मैं तो ये मानता हूँ, मालूम। और इसी काम को करने की ज़रूरत है, इसी काम को करने की ज़रूरत है। एनईपी का ड्राफ्ट पूरी तरह से प्राचीन गौरवशाली जो अतीत था हमारा, जो शिक्षा का इतिहास था, जहाँ हाँ यान जैसे लोग पढ़ने आते थे, वेन संग जैसे पढ़ने आते थे और गर्व महसूस करते थे। आज हमारे यहाँ का कोई बच्चा विदेश में चल देता है तो हम, अरे विदेश में जाके कर क्या रहा है, तो देखो एक केवल डिग्री का टुकड़ा लाता है और कुछ नहीं, सारे संस्कार तो बेच खाता है। इसका कोई औचित्य नहीं, इस शिक्षा का कोई औचित्य नहीं है आपके पास में। साथ इसलिए कहा गया है ना, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, ये कहा गया है। उसके पीछे ये कारण है। मैं एक रियल उदाहरण बता रहा हूँ। आप सोच सकते हैं, हमारे एक मित्र मतलब विभागीय मित्र, अभी रिटायर हुए हैं, राठिया जी, छत्तीसगढ़ के सबसे सीनियर डिप्टी डायरेक्टर से रिटायर हुए हैं वो, जगदलपुर से। उन्होंने अपनी पीड़ा बताई। अकेला लड़का बोले, एक दिन हॉस्टल में रुका हुआ था, हॉस्टल SCRD के हॉस्टल में रुकते थे। यकीन नहीं करोगे, 1 घंटा तक, मैं बहुत जूनियर रहा हूँ उनसे, 1 घंटा तक मुझको रो के बता रहे थे, क्या करूँ चंद्रा जी, मैं वो अभागा बाप हूँ, मैं वो, यही शब्द थे उनके, मैं वो अभागा बाप हूँ जो अपने बेटे की मृत्यु की कामना करता हूँ। इतना मेरा बेटा बिगड़ा हुआ है, इतना मेरा बेटा बिगड़ा हुआ है कि उसकी माँ रोज़ प्रार्थना करती है, हे भगवान आज कैसा भी हो एक्सीडेंट में मेरा बेटा मर जाए। तंग आ गए हैं हम। मैंने कहा राठिया जी देखिए, ये एक पक्षी नहीं है। हम लोग आमतौर पे टीचर लोग ये कहते हैं, बच्चे बिगड़ते क्यों, ये कहीं महसूस किए हैं? अरे जो अपने आसपास में जो चीज़ को देखते हैं वही चीज़ को सीखेंगे वो। यदि उसका टीचर आइडियल नहीं है, टीचर आदर्श आचरण प्रस्तुत नहीं कर रहा है, पी करके आ रहा है, समय का पालन नहीं कर रहा है, समय पर पढ़ा नहीं रहा है, बच्चा डिसिप्लिन में रहेगा क्या? लेकिन टीचर यदि सद आचरण कर रहा है, समय का पालन कर रहा है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें सिखा रहा है, तो मजाल है वो बच्चा बिगड़ जाए। हर परिवेश में माता पिता यदि अच्छे हैं, अच्छे संस्कार वाले हैं, शब्दों से संस्कार नहीं सिखाया जाता, आचरण से सिखाया जाता है। तो हम समाज में, आसपास में, घर परिवार में अच्छी चीज़ों, जो भाई उदाहरण तो देखने को मिले बच्चों को, हम वो रोल मॉडल दिखा नहीं पाते और बच्चों को हम लोग दोष देते हैं। दोष शिक्षण में बच्चों का नहीं है, दोष शिक्षकों का हो सकता है, दोष समाज का हो सकता है, माता पिता का हो सकता है। बच्चे कभी दोषी नहीं होते, वो तो फूल से पवित्र इस धरती पे आते हैं। तो जो जिस रूप में आते हैं उसको उसी रूप में सहेजने का काम टीचर का है। हमें एक आदर्श आचरण प्रस्तुत करें, माता पिता के सामने भी बातचीत करने की जरूरत है। केवल बच्चों से संस्कार नहीं जाएगा, क्योंकि बच्चा अगर संस्कारित होगा लेकिन घर में जाएगा वही माता पिता लड़ते झगड़ते रहेंगे, कितना बुरा असर पड़ेगा। और डायरेक्ट अपने माता पिता को बोल नहीं सकता, डायरेक्ट माता पिता को बोल नहीं सकता। अभी हमारे यहाँ नगरी में एक डॉक्टर है, नाम नहीं लूँगा, 12 बजे रात्रि को 12 बजे 1 बजे उसके पास में मसीही हॉस्पिटल फंतरी का कॉल आया। बोले कि ऐसी बात है, आपका लड़का एक्सीडेंट हो गया, आ जाइए। ICU में भर्ती था। जब गए ICU में भर्ती था, 2-4 घंटा वेट किया। उसके बाद जब ठीक ठाक हुआ तो डॉक्टर ने अपने बेटे को कहा, तू काहे के लिए ऐसा करता है यार,
क्यों ड्रिंक करता है, क्यों पीता है? उनका शब्द क्या था मालूम है? पिताजी, मैंने पीना सीखा किससे? पीना। और मसीह हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स बैठे हुए थे। ऐसा शॉक लगा उसको, ऐसा शॉक लगा उस डॉक्टर को। घर आया और साफ ऐलान कर दिया कि आज के बाद मैं नहीं पीऊँगा। उस दिन से वो छोड़ दिया। तो एक्चुअल में हमको शिक्षा तब मिलती है जब हमको धक्का मिलता है, हमारे सामने जब विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, जब हम एक तरह से बर्बाद होने की कगार में रहते हैं। तो साथियों, आप शिक्षक हैं, राष्ट्र के निर्माता हैं, आपने ये बीड़ा उठाया है। बिल्कुल आप बच्चों से शुरुआत कीजिए, अच्छी चीज़ की शुरुआत कीजिए, उनके माता पिता से भी बातचीत कीजिए, समुदाय के लोगों को भी जोड़िए। बिल्कुल हम लोग बदलाव ला सकते हैं। ठीक है, बड़े पूरा मगर रोड को नहीं बदल सकते पूरा, लेकिन हम जिन बच्चों के साथ काम कर रहे हैं ना, आचार्य चाणक्य ने क्या कहा था घनानंद को, याद है? आचार्य चाणक्य ने कहा था घनानंद को, जब उनकी बेइज्जती हुई, सारा चीज़ हुआ, घसीट के निकाला गया, तो उन्होंने कहा था, नंद, मेरी शिक्षा में यदि ताकत है तो मैं अपने लिए रोटी रोजी का इंतजाम भी कर लूँगा, रोजी और रोटी का इंतजाम कर लूँगा, पेट भरने का मैं काम कर लूँगा, तो जैसे दुष्ट को मैं नष्ट भी कर सकता हूँ यदि मेरी शिक्षा में दम है। ये उन्होंने कहा था। तो वो आत्मशक्ति, वो आत्मबल, वो दृढ़ संकल्प हमको लाने की ज़रूरत है साथियों। ये हमारे लिए बड़ा अच्छा अवसर है। और जिन बच्चों को मैं कह रहा हूँ, जिन बच्चों को आप अच्छी शिक्षा देंगे, वो राजपुर जो कह रहा हूँ ना, वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, उन लोगों ने भगवान को नहीं देखा है वहाँ। और वो स्कूल का नाम उन्होंने रखा मेरा प्रिय स्कूल। आज भी वो उसी पते में जाता है, गांव के लोगों ने मेरा प्रिय स्कूल, और रात्रि में जाइए 11-12 बजे तक बिना सूचना के स्कूल खुला रहता है। आज भी उसी पते से जाता है। वो गांव के लोगों ने ईश्वर को नहीं देखा होगा, लेकिन यदि उनके सामने एक विकल्प रखा जाए कि तुम लोगों ने शायद ईश्वर को देखा है, ईश्वर कौन है बताओ, तो शायद सबकी उंगलियां उस बिंदु मैडम की ओर होंगी। ये हमारे ईश्वर है। तो शिक्षक वो काम कर सकता है तो कीजिए। और ये जो भोगवादी जो प्रवृत्ति है ना, खास करके युवाओं में जो भोगवादी प्रवृत्ति, न सोने का समय, न उठने का समय, न क्या खाना है, ये बड़ा आत्मघाती कदम है साथियों। और बड़ी विदेशी साजिश, बड़ी कंपनियों का और दूसरे जो हमारे दुश्मन जो राष्ट्र हैं उनकी बड़ी साजिश है। उन्होंने ये तो ब्रिटिश काल से चल रहा है कि उन्होंने ये कहा कि जब तक यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, पहले तो उन्होंने हमारी भाषा को ख़त्म किया, गुरुकुलों को ख़त्म किया, तो वो जानते हैं, वो वेल प्लान है, वो जानते हैं कि यदि लोगों को यहाँ के भारत को बर्बाद करना है तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में यहाँ की युवा पीढ़ी को इस तरह के शिक्षित कर दो ताकि वो प्राचीन संस्कृति और सभ्यता और जो मूल्य है उसको भूल जाएं। और ऐसा यदि होगा तो भारत को बर्बाद होने में कोई समय नहीं लगेगा। मालूम, हमारा दायित्व है साथियों, हम शिक्षकों का दायित्व है कि उन्हीं मूल्यों को पुनर्स्थापित करने की ज़रूरत है, और जिसके लिए इस तरह के कार्यक्रम की आवश्यकता है। मैं डॉक्टर कुंती मैडम को बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उनसे तो मेरी बात भी नहीं हुई थी, है ना, और कमल राम जी के निवेदन पर वो आई यहाँ। मैं ना केवल बंगल रोड की ओर से अपितु अब एक अच्छी शुरुआत हुई, अब एक डाइट प्रचारक के नाते मैं पूरे धमतरी जिले की ओर से उनको धन्यवाद दूंगा। और भविष्य में मैं आशा रखता हूँ कि मैं बिल्कुल बहुत जल्दी जा करके हमारे डीएड के स्टूडेंट्स लोगों के लिए कुछ न कुछ तो प्रदान करूँगा निश्चित रूप से। और उम्मीद है कि आदरणीय साहू मैडम का मार्गदर्शन हमको वहाँ भी मिलेगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।